मेन हमारी रिसर्च है जिसके लिए हम लोग बदनाम हो रखे हैं कि वो जो अयोध्या में जो गुमनामी बाबा जिसको बोला जाता है कि वो सुभाष बोस थे। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर अगर वो होते तो क्या होता और भारत आज क्या होता, ये तक सोचने की बारी आ गई सर। हमारे यहाँ तो वो बोला जाता है कि गांधी जी बोलते थे कि हम लोग दुनिया में शांति लाना मेरे जीवन का ध्येय है, तो ये तो शांति की पुजारी बैठे हुए हैं। अंग्रेजों को ये शरीर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, तुम दे पाओगे? मेरे को कई लोगों ने बोला कि मेरा दिल नहीं मानता जी वो है। आपका दिल नहीं मानेगा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। मैं तो आपको डेटा दिखा सकता हूँ ना कि भैया हैंडराइटिंग मैच कर रही है। अभी तक लोगों को यही पता था कि he died in a plane crash, but no, it's lot more to it. गांधी जी के रास्ते पे चल के आतंकवाद को हराया जा सकता है, तो अजीत डोभाल क्यों गए थे कश्मीर के अंदर? तो डिग्गी राजा को भेजना चाहिए वहाँ पे। फिल्म को सिर्फ फिल्म एंटरटेनमेंट के माध्यम से मत देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है नहीं। ये हम लोगों ने मेहनत की है, चलो हमारी मेहनत को भी झुठला दीजिए, लेकिन आप जो सच आपको दिखाया जा रहा है उसे मानिए, क्योंकि ये सच है। कि जो लोग आपको गाली दे करके आपके लाखों लोग मार गए वो तो आपके लिए अच्छे हो गए, लेकिन जापान को बदनाम कर रहे। तो जापान की दुश्मनी अंग्रेज के साथ में, मेरे साथ में दुश्मनी नहीं है। कहानी होती है, इस कहानी को दिखाने का एक एम था कि अंग्रेज़ों को अच्छा दिखाना कि बड़े अच्छे साहब लोग, बड़े अच्छे लोग थे, आए और उनको हमने प्यार से विदा कर दिया, चले गए। मेरे बच्चों को भी ले जाओ वहाँ पे, मेरा बच्चा भी पढ़ लेगा आपके पास ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में। नमस्कार, मैं सूरज झा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एक्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में नई ऊर्जा का संचार किया, लेकिन उनकी गुमशुदगी आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। इसी रहस्य को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है फिल्म द बोस फाइल्स। आज इसके ट्रेलर लॉन्च के ऊपर हमारे साथ फिल्म की पूरी टीम मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस फिल्म की खास बातचीत। सर, यतिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर घोष सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यास्वी जी आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज सर पहला सवाल मेरा यतिन जी से रहेगा कि नेताजी जैसे महान व्यक्तित्व को निभाना कितना जिम्मेदारी भरा अनुभव था आपके लिए? बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सबसे पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि जो इतिहास की किताबों में दर्ज था जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसको जो समझा था उसमें तो ये फिल्म बिल्कुल है नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ बैठे दो दिग्गज, चंद्रचूड़ जी और धर साहब, इन्होंने पूरी 22-24 साल उन्होंने रिसर्च की है। उस रिसर्च पे हमारी फिल्म बेस्ड है, क्योंकि इससे पहले जो फिल्म्स आई हैं वो ख़त्म होती है जहाँ प्लेन क्रैश होता है और जी, उनकी जो कथित मृत्यु है वो होती है। हमारी फिल्म शुरू वहीं से होती है, उसके बाद क्या हुआ ये बताती है हमारी फिल्म। और यही बात थी जो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे पता ही नहीं था इस हिस्ट्री के बारे में, इस इतिहास के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। जब मुझे बताया गया, सबसे पहली बात तो ये हुई कि मैंने झुठला दिया उसको, नहीं ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबका मैंने देखा है, इनफैक्ट सर भी कहेंगे कि उनकी खुद की भी रिएक्शन यही थी कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सच है क्योंकि प्रूफ है। ओके, तो ऐसे एक महत्वपूर्ण, हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना को लोगों तक पहुंचाना, आज के युवा तक पहुंचाना, एक युवा हमारे साथ भी बैठी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसको ऑथेंटिकली पहुंचाना, उसका जो सच है उसको डाइल्यूट न करते हुए पहुंचाना, ये हमारा प्रयास है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और व्यक्तित्व पे किस तरह से काम किया? मुझे ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ा। जो मुझे फीडबैक मिला था, जो मुझे इनपुट मिला था जी, राजेश जी के थ्रू, जो इन्होंने रिसर्च किया था उनके बारे में,
और हमने लुक टेस्ट किए, मेकअप टेस्ट किए, और तो उन्होंने देखा कि ये तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, आप बस रहिए। और राजेश जी भी कन्विंस हो गए, जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं राजेश गुप्ता, वो कन्विंस हो गए। और अब फीडबैक मुझे चंद्रचूड़ जी अभी बता रहे थे कि फीडबैक उन्हें ये मिला है कि डिक्शन करेक्ट पकड़ी है, बॉडी लैंग्वेज सही है। इस किरदार में आपको व्यक्तिगत रूप से कितना बदला है? बहुत बदल दिया सर, बहुत ज़्यादा बदल दिया, बहुत ज़्यादा बदल दिया। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हम बड़े होते हैं इतिहास को पढ़ते पढ़ते, हम जब छोटे होते हैं तो जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है उसे सच मानने लगते हैं। जब वो इस कदर बदल जाए कि आपकी नींव हिल जाती है, आपने जो इमारत उस नींव पे बनाई है वो ढह जाती है, तो आपको एक नई इमारत खड़ी करनी पड़ती है। पहले तो अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, अपने आप को ये बताना पड़ता है नहीं ये यही सच है, क्योंकि ये इसके प्रूफ हैं। और जब हम इस कदर उस, मतलब ये भी मैं कभी जाकर सोचता हूं कि अगर आज वो प्राइम मिनिस्टर होते तो पहले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर अगर वो होते तो क्या होता, और भारत आज क्या होता, ये तक सोचने की बारी आ गई सर। जी। और बारी आना मतलब आप समझिए कितना मेंटल शॉक लगा होगा। इसलिए वो हमारी फिल्म का जो पोस्टर है उस पर आप लिखा देखेंगे कि अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री दैट विल शॉक यू, और सचमुच शॉक लगता है सर। और मैं इसलिए लोगों से ये कहूंगा, इस फिल्म को सिर्फ फिल्म एंटरटेनमेंट के माध्यम से मत देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है नहीं, ये हम लोगों ने मेहनत की है, चलो हमारी मेहनत को भी झुठला दीजिए, लेकिन आप जो सच आपको दिखाया जा रहा है उसे मानिए, क्योंकि ये सच है। जी जी। शूटिंग के दौरान कौन सा सीन आपको सबसे भावुक कर दिया? अरे यार, बहुत बहुत सारे सीन थे जिन्होंने मुझे भावुक कर दिया, बहुत सारे सीन थे, लेकिन एक सीन है जहां नेताजी ने पूछा था किसी से, मैं कैरेक्टर नहीं बताऊंगा, फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, डरिए नहीं, सिर्फ ये डायलॉग आपको सुनना जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजों को ये शरीर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, तुम दे पाओगे? एक जीवित इंसान ये बोल रहा है, नेताजी ये बोल रहे हैं। सोचिए, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि उनकी क्या अवस्था हुई होगी, किस ट्रॉमा से वो गुजरे होंगे। वो ट्रॉमा पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, बस। मेरा दूसरा सवाल रहेगा काशवी जी से। एक तो पहले आप बहुत आज अच्छी लगी लिखने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इतने बड़े ऐतिहासिक विषय का हिस्सा बनना कैसा अनुभव रहा आपके लिए? इट वॉज लाइक वेरी नाइस। मेरे को बहुत कुछ पता चला। लाइक अभी तक लोगों को यही पता था कि ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, बट नो, इट्स लॉट मोर टू इट। एंड जब मेरे को राजेश सर ने स्क्रिप्ट नरेट करी, लिटरली मेरे को गूज बम्स आ गए थे। लाइक या इट्स अ शॉक या। इस फिल्म से आपने नेताजी के बारे में क्या नया जाना? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझ आया, एंड एज अ यूथ मेरे को पता लगा कि मेन हिस्ट्री है क्या उनके पीछे। जी। एंड वो हमारी फिल्म सब बताती है, एंड आई होप कि सारे लोग देखें, एंड आई रियली होप कि पीपल कंटिन्यू टू शेयर द बोस फाइल्स विद लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट।
युवा इस फिल्म को क्यों देखे? क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, आगे जनरेशन को पास करने के लिए हम ये नहीं चाहते कि वो यही बताए कि वो प्लेन क्रैश में मर गए। जी दे शुड नो द ट्रुथ। और मैं यही चाहती हूँ कि वो आगे भी लोगों को सच ही बताएं। छुपाना क्यों है ना? एंड वी हैव प्रूफ, उन्होंने जी। इतना रिसर्च किया है। सो या अनुज धर से सर आपसे एक सवाल है मेरा कि आपकी रिसर्च के अनुसार नेताजी की गुमशुदगी का सबसे मजबूत तथ्य क्या है? सबसे मजबूत तथ्य मतलब आप कह रहे हैं कि जो उसका फेसेट, तो वही है हाँ। कि ये जो अलग अलग थ्योरियाँ हैं उसको लेकर के, हम जब छोटे थे तो ये प्लेन क्रैश की बात आती थी और लोग कहते थे कि प्लेन क्रैश की कहानी ठीक नहीं है, वो रूस में कहीं उनको ले जाके मार दिया गया और वहाँ पे बंदी थे इवन, तो ये इस तरह की बात चलती थी। अब तो मैंने कभी भी बीच में कहानी उड़ती थी कि कोई बोलते थे कि कोई साधु महात्मा बन गए, तो उसको कभी मैं माना नहीं कभी बात को लेके, मतलब वो जो दिल्ली में पैदा हुआ है वो कोई शहर के लोग हैं और हम बिना सुने रिजेक्ट कर देना, मतलब ये इस तरह का माइंडसेट था, अभी भी है, हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा था। तो जब ये डाटा निकल के आया तो मेरे को, आप जो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट के अंदर सोर्स, मैं पत्रकार था आपकी तरह, तो आपको पता है कि अगर पत्रकार होगा तो वो ये, अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट नहीं बता रही है तो आप गवर्नमेंट के अंदर बातचीत करोगे, आप अंदर के सिस्टम से बात करोगे। तो सिस्टम में जब अंदर लोगों से बातचीत करी तो उनसे जब वहाँ से पता लगा कि कहानी ये नहीं है, कहानी ये है, तो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे गवर्नमेंट के अंदर से कंफर्मेशन आया कि वो भारत में थे और जीवित थे, सरकार कांटेक्ट में थी, और ये चीज़ जो है ये निकालने में काफ़ी पेंच आने वाले हैं। एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो नेताओं को लेना है, लेकिन उनके हिसाब से कि इसमें काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी के डायमेंशंस हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेके बहुत ज़्यादा कि दुनिया भर में बहुत सेंसिटिविटी है। 2 ब्लॉक बन गए थे, एक्सिस ब्लॉक और एलाइड ब्लॉक। तो वो सुभाष बोस जो थे वो जर्मनी के साथ, हिटलर के साथ में, और वहाँ अलाइन हुए थे मुसोलिनी और सबके साथ में, तो उनको लेकर के पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है कि किसी भी इंसान का अगर 1% का भी कनेक्शन उनके साथ में है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो उनका जो व्यू है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो व्यू है, वही हमारे साहबों का व्यू है। यहाँ जो गवर्नमेंट चलाते हैं, ऊपर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे, उनका सोचने का तरीका एग्जैक्टली वही है कि जो अंग्रेज़ों का सोचने का तरीका है। तो वो इनमें हिम्मत नहीं है उस बात को बोलने की कि भाई 1940-42 के बीच में भारत का सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट था आज़ाद होना। क्योंकि हमारे यहाँ तो वो बोला जाता है कि गांधी जी बोलते थे कि हम लोग दुनिया में शांति लाना मेरे जीवन का ध्येय है, तो ये तो शांति की पुजारी बैठे हुए हैं। तो वो, लेकिन पहला था कि पहले आप कंट्री को आज़ाद करेंगे तभी शांति लेकर के आएंगे। तो सुभाष बोस ने उस चीज़ को फॉलो किया जैसे हम आजकल फॉलो कर रहे हैं, पूरी भारत सरकार ने फॉलो किया सन 47 के बाद से, कि आपने दुनिया जहान भर के डिक्टेटर से आपने दोस्ती बनाई। दूसरों की निगाह में ईरान ख़राब हो सकता है, हमारा तो दोस्त है। कईयों की निगाह में आपका जो नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटर है वो बहुत ख़राब है, हमारा तो भैया यारी है पुराना। हमारे पुतिन साहब को लोग वॉर क्रिमिनल कहते हैं वेस्ट में, लेकिन हमारे तो दोस्त हैं। आजकल तालिबान से हमारी दोस्ती हो गई है। तो आप सारे काम खुद कर रहे हैं, तो इसी बात को आप क्यों नहीं समझा सकते कि सुभाष बोस ने जो काम किए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन लोगों से मदद मांगी जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उल्टा उन्होंने हमारी मदद की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग जो सिस्टम में बैठे हैं उनका पूरा देखने का नज़रिया अंग्रेज़ों की तरह ही है, तो वो अभी भी उसी बात को लेकर चल रहे हैं कि जापान बड़ी ख़राब ताकत थी और इंग्लैंड के लोग बड़े अच्छे थे, कि जो लोग आपको गाली दे करके आपके लाखों लोग मार गए वो तो आपके लिए अच्छे हो गए, लेकिन जापान को बदनाम कर रहे। तो जापान की दुश्मनी अंग्रेज़ के साथ में, मेरे साथ में दुश्मनी नहीं है। तो ये एक तरह की चीज़ है। तो ये इस तरह का एक वो उस वजह से, इन कारणों से फिर एक बात और भी निकल के आती है कि अगर हम इसको क्यों निकालें, हमें कौन से वोट मिलेंगे इससे। तो बेकार में पुराने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। फिर वो गांधी जी के नाम का जो ब्रांड इन्होंने, गांधी जी के नाम से, गांधी जी अलग है, गांधी ब्रांड एक अलग चीज़ है, जो भारत सरकार ने उनके नाम से अरबों रुपए की वो लगा करके दुनिया भर में वो फैला दिया कि अंग्रेज शांति से भाग गए। यहाँ पे आपने धरना आप देख रहे हैं दिल्ली में, धरने में क्या हुआ था आपको, जब वॉयलेंस हुई तभी गवर्नमेंट ने एक्ट किया है। तो ये तो नौटंकी है, उसमें तो भारत सरकार कभी धरने से भारत पर सरकार का दिल में पसीजता ना पसीजा, ना आज से 40 साल पहले पसीजा था। ये सब ये एक कहानी होती है। इस कहानी को दिखाने का एक एम था कि अंग्रेज़ों को अच्छा दिखाना कि बड़े अच्छे साहब लोग, बड़े अच्छे लोग थे, आए और उनको हमने प्यार से विदा कर दिया, चले गए। मेरे बच्चों को भी ले जाओ वहाँ पे, मेरा बच्चा भी पढ़ लेगा आपके पास ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में। तो ये एक एजेंडा लेकर के एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करना और सरकार के सारे रिसोर्सेज को उसमें लगाना, तो उसमें इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। आप भारत विदेश में आप जाएंगे, सारे एम्बेसीज में, दूतावास में उन्होंने गांधी जी का पुतला लगा दिया और जाके अजीबो गरीब बातें, मतलब
आपको यकीन नहीं होगा, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की मैं आपको बताऊं कि जर्मनी में जाकर के उन्होंने ये बात बोली कि गांधी जी के रास्ते पे चल कर के आतंकवाद को भी हराया जा सकता है। तो अगर गांधी जी के रास्ते पे चल के आतंकवाद को हराया जा सकता है तो अजीत डोभाल क्यों गए थे कश्मीर के अंदर? फिर तो डिग्गी राजा को भेजना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह की आप बातें आप पूरी दुनिया के पटल पे रख रहे हो, ये सारा का सारा ढांचा गिरेगा अगर सुभाष बोस की कहानी बाहर निकल के आती है। तो एक बहुत बड़ी लॉबी है और वो टॉप पे बैठी है, वो लॉबी का ये मानना है कि इसको निकालना देश हित में नहीं है उनके हिसाब से, और हम चाहते हैं नहीं इसका निकलना देश हित में। कि देश हित क्या है? जहाँ भारत का हित आता है, हमें कंट्री को आज़ाद करवाना है, मुझे दुनिया में शांति लेके नहीं आना। वो शांति लाने का काम जो है अमेरिका बहादुर का है, हमारा काम नहीं है। हमें तो भैया दिल्ली में पानी बना दो, 2-2 घंटे पानी नहीं आता हमारे को यहाँ पे। तो ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो इस तरह की कलेश होगा, लड़ाई होगी, शायद अभी तक लगता, सरकार को लगता है कि इनको निकालने का फ़ायदा नहीं, लेकिन ये सच्चाई है मेरे हिसाब से। क्या आपको लगता है कि अभी भी कई सरकारी दस्तावेज सामने नहीं आए? सरकारी दस्तावेज हमने जो शुरुआत से जो चंद्रचूड़ हमने जो कैंपेन चलाया था और हमने फाइलें निकलवाई हैं बहुत सारी बाहर, जो विदेश मंत्रालय की फाइलें हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलें हैं, गृह मंत्रालय की फाइलें हैं। लेकिन अगर अब हमारे पूरे कोई गूगल कर सकते हैं, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फाइल निकलनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है सारा इंटेलिजेंस के रिमेट में है कि एक आदमी अगर 30-35 साल से अगर मान लीजिए कि एक कोई बाबा बैठा हुआ है, ठीक है, यूपी के अंदर, वो भी अयोध्या में है, बस्ती में है, लखनऊ में है, और उसके बारे में शहर में अफवाह उड़ रही है कि सुभाष बोस है, तो आपको लगता है कि आईबी वालों को नहीं पता होगा? इस देश में अगर चौराहे में कुत्ता भौंकता है उसकी रिपोर्ट आपको जाती है आईबी के पास में, ठीक है, तो उनको नहीं पता। अमेरिकन CIA को रिपोर्ट मिल रही है कि यहाँ कोई साधु महात्मा मारा है, वो सुभाष बोस का लिंक्ड है, तो उनको मालूम चल रहा है। तो ये लोग जो यहाँ बैठे हुए इनको नहीं मालूम चल रहा, तो मैं ये मान सकता नहीं कि आईबी के पास रिकॉर्ड नहीं होंगे इसके बारे में। और तो इस तरह की बात है कि इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड नहीं आए, और देश में एक, हमारे देश के अंदर एक पता नहीं अजीब सी कहानी है कि इंटेलिजेंस की फाइल बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हमको किसी भगवान कृष्ण ने बोला गीता में कि आईबी की फाइल पब्लिक मत करना आज के बाद, ऐसा नहीं होता। आपको फाइल सब निकालनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। नहीं, गवर्नमेंट तो निकाली थी। गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, तो गवर्नमेंट ने पहले निकाला गया। नहीं, जो निकाला है वो विदेश मंत्रालय की रूटीन जो फाइल है, विदेश मंत्रालय की, प्रधानमंत्री की इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड उसके आपको मिल जाएंगे 2-4 छोटे मोटे, लेकिन आईबी वगैरह की डेडिकेटेड फाइल है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इनके पर रिकॉर्ड ना हो। इतने साल तक कोई आदमी रह जाए, मैं आप तो ये इतना कुछ है, और वहाँ पे उस पर इनपुट्स हैं कि लोगों ने बोला कि वहाँ इंटेलिजेंस का पहरा था, इंटेलिजेंस के लोग आते थे। और आप जर्नलिज्म रह चुके, मैं रह चुका हूँ, तो बीट कांस्टेबल से लेकर के फॉर्मर आईबी डायरेक्टर तक लोगों के लेवल तक मैं बात करके आ चुका हूँ। तो ये उसका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि फाइलें वाइलें सब कुछ हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी फाइल निकलेगी। तो ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऑर्डर तभी आएगा जब समाज में अवेयरनेस होगी, लोग फिल्में देखेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि किताबें बहुत कम पढ़ी जाती हैं, लोग किताबें तो पढ़ता नहीं है, और पढ़ता भी है तो उनको समझ में नहीं आता। तो पढ़ने का आजकल वो बहुत कम हो गया कि आप 5 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट आप वीडियो अपना फ़ोन देखेंगे, वो ये इशू बहुत कम। तो फिल्म से अच्छा कोई मीडियम नहीं है जनता में, क्योंकि फिल्म में इमोशंस, जैसे यतिन सर बता रहे हैं कि जो इमोशन की वो डिस्प्ले हो सकता है, वो आप किताब या में वो नहीं हो सकता इतना अच्छा। तो एक अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग डिमांड करें, और जब डिमांड करेंगे तो डेमोक्रेसी है आफ्टर ऑल, और इस सरकार का कोई, अभी सरकार चल रही है उसका कोई किसके खिलाफ कुछ वो नहीं है, तो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। बाकी एक कॉमन सेंस अपना अप्लाई कीजिए कि डेटा जो है वो उसके फेवर में जा रहा है हमारे केस के। क्या इस फिल्म में आपकी रिसर्च को सही तरीके से दिखाया गया? मैंने फिल्म नहीं देखा, लेकिन मैंने लबो लबाब जो है मैंने उनको मतलब मैंने उसका स्क्रिप्ट वगैरह देखा, तो वो हमारी रिसर्च क्या, हमारी रिसर्च ये बोलती है कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हुई, मेरे ख्याल से ये दिखाया गया। हमारी रिसर्च कहती है कि साहब वो रशिया में थे प्लेन क्रैश के बाद, मतलब ही डिड नॉट डाई, वो डिफेक्ट किया। और हमारी जो मेन हमारी रिसर्च है, जिसके लिए हम लोग बदनाम हो रखे हैं, कि वो जो अयोध्या में जो गुमनामी बाबा जिसको बोला जाता है कि वो सुभाष बोस थे, तो आपके पीछे पोस्टर लगा, सामने आपके बैठे हैं, तो यही मेन तो हमारी रिसर्च यही है, और क्या है। बाकी वो अंदर में जो क्रिएटिव उसको कैसे दिखाना है, कैसे नहीं करना, क्रिएटिविटी क्या यूज़ करनी, कौन से कैरेक्टर प्ले करने, वो सब तो फिल्म वालों का काम है ना, वो एक्सपर्ट है। हमारा काम तो डेटा वेटा निकालना, रिसर्च करना अपना, और ये तो मेन चीज़ गुमनामी बाबा सुभाष बोस थे, ये उसमें दिखाया गया है, दैट इज़ अवर रिसर्च। अगर अभी रिसर्च अगर हो तो क्या सच सामने आ सकता है? ये सच आ चुका, मेरा मानना है। हम लोग देखिए, हम लोग दुनिया भर में, सरकार तो नहीं मान रही, ये सरकार नहीं मान रही, लेकिन दुनिया भर में लोग मानते हैं। अगर हम लोग जाके IITs में लेक्चर दे रहे हैं, जाकर के IITs में लाके आप लेक्चर दे रहे हो, अलग अलग जगह में दिया, विदेशों में दिया, MIT बॉस्टन में जाके लेक्चर दिया, इंग्लैंड में जाके दिया, और अगर वहाँ पे लोग मान रहे हैं बातों को, और जो मेरे मानने वाले हैं वो ऐसी नौकरी करें जिनका लोग यहाँ पे सब ना देखते हैं,
कि कोई गूगल में बैठा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में बैठा हुआ है। तो अगर वो लोग जो हाईएस्ट लेवल में बैठ करके विदेशों में वो नौकरी कर रहे हैं जिसकी इच्छा आपके यहाँ पे सेक्रेटरीज कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को भी नौकरी मिल जाए गूगल में, तो अगर वो लोग वहाँ बैठ के ये इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं और सुन रहे हैं हमारे को, 3-3 साढ़े 3 घंटे के सेशन IIT बॉम्बे में कौन करवाएगा? आपके लोग बच्चे सुन रहे हैं ना। तो वो एक अगर लोग मान रहे हैं, मीडिया, आप लोग मीडिया ने इतना टेंशन क्यों दिया? मीडिया टेंशन दिया, बात दिखाता है। तो एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन है कि थोड़ा सा इशू कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में टाइम चाहिए उसको। तो जितना हम लोग हमारी किताब पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा उतना। तो किताब से ज़्यादा अच्छा है कि फिल्म जो है उसे पब्लिक में मैसेज चला जाता है कि फिल्म की वो ब्यूटी, कि फिल्म से अच्छा कोई मीडियम नहीं है दुनिया में अगर पब्लिक तो किसी मुद्दे को लेके जाना है। सिर्फ भारत की बात नहीं, विदेश में देखिए कौन कौन जितने, जैसे अमेरिका में कैनेडी केस था बहुत मशहूर, एक जॉन एफ कैनेडी की डेथ का अभी भी उससे फाइल निकल के आ रही है। तो कैनेडी वाले केस में था कि लोग बातें करते थे लेकिन कोई मानता था नहीं, और वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल उसको खबर दिखाता था नहीं। तो वो 1990s में वहाँ पे ऑलिवर स्टोन एक बड़े जाने माने फिल्म मेकर है, उन्होंने JFK फिल्म बनाई। उस फिल्म में उन्होंने वो पहले बोला कंस्पिरेसी थ्योरी है व्हाटएवर, जैसे ही उसने वो दिखाई कंस्पिरेसी थ्योरी स्क्रीन में, एक ऐसी आदमी की कहानी जो बर्बाद हो गया था उस पूरे चक्कर में कैनेडी वाले केस के इशू को लेकर के, पूरे अमेरिका में बवाल मच गया, बवाल, लिटरली बवाल मचा अमेरिका में। और वहाँ की गवर्नमेंट को एक्ट पास करना पड़ा कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स कैनेडी वाले सब निकाल देंगे। उन्होंने बहुत सारे निकाले, थोड़े छोड़ दिए, अब जाके वो ट्रम्प साहब निकाल रहे हैं। तो ये है कि ये ताकत फिल्म की है, तो ट्रिगर कर देती हैं कई बार, पब्लिक को मालूम चलना चाहिए और हम लोग उसमें, इसलिए हम लोग खुश हैं। लास्ट सवाल है आपसे कि जो लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक साजिश की कहानी है, उन्हें आप क्या जवाब देंगे? नहीं, वो दिमाग का इलाज करना है, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, अब आप चीज़ को नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी मेरे को कई लोगों ने बोला कि मेरा दिल नहीं मानता जी, वो है। मैं आपका दिल नहीं मानेगा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। मैं तो आपको डेटा दिखा सकता हूँ ना कि भैया हैंडराइटिंग मैच कर रही है। अमेरिकन एक्सपर्ट की रिपोर्ट देती है, भारत के टॉप एक्सपर्ट की रिपोर्ट दी, हम तो कोई सड़क से पकड़ के किसी को लेके नहीं है। आई विटनेस अकाउंट है, उनका प्रोफाइल दे दी कि कौन लोग मिलने आते थे उनसे, आपको पता है कि वो लोग कौन है, बड़े बड़े लोग हैं उनसे मिलने आ रहे हैं। फिर उसमें डेटा डिटेल्स वो बता रहे हैं कि कैसे प्लेन क्रैश में क्या हुआ था, कैसे में क्या। आप वो कुछ पढ़ेंगे नहीं, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे पोस्ट में। ऊपर से ये कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2013 का जजमेंट है, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जज साहब ने कुछ बोल दिया। उसमें पढ़ लीजिए मेरे बारे में क्या लिखा उन्होंने। जज साहब को तारीफ कर रहे हैं कि भैया जो बातें लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है, सरकार इस पर आंसर नहीं दे रही है। तो जब डाटा आप पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को देखेंगे नहीं, फिर जस्टिस मुखर्जी कमीशन जो बना था, अभी सबको पता है कि मुखर्जी साहब ने प्राइवेटली एडमिट कर लिया कि सुभाष बोस से, लेकिन सरकार की वजह से मैं उसको प्रूव नहीं कर सका। उनकी वीडियो बाइट अवेलेबल है, हमें उन्होंने कई बार उनको बैठ के बताया हमको कि साहब वही थे, इन्होंने गवर्नमेंट ने DNA रिपोर्टें चेंज करी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जज जस्टिस मनोज, किसी टॉप के जर्नलिस्ट है कि मनोज कुमार मुखर्जी की रेपुटेशन क्या थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरह के जज होते हैं, अब मोरा मुंह मत करवाना। तो उसकी रेपुटेशन बहुत रिफाइंड, सीधा सा अपना टू द पॉइंट काम करने वाला, अच्छी फैमिली का रिप्यूटेड जज, जिसका छोटा भाई बहुत बिग शॉट था इंग्लैंड के अंदर। वो जज अगर वो 5 साल तक कमीशन इंक्वायरी में बैठा हुआ है, उसके बाद अगर वो प्राइवेटली एडमिट कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई, हमारी बात को मारो गोली, हमने क्या बोला कि आई एम कन्विंस ही वाज सुभाष चंद्र बोस बट आई कुड नॉट प्रूव इट बिकॉज ऑफ दी सम एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज फैमिली मेंबर्स। तो उस पर तो लोग को समझना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा भाई, जज बोल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था उसमें करके। सो दीज आर थिंग्स। अब वो है कि अप्लाई नहीं करें और ये बोलते रहे कि भाई मेरा दिल नहीं मानता, तो दिल्ली में डॉक्टर के पास जाओ, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट दिखाएगा कि दिल, हम तो डाटा ही दे सकते हैं। चंद्रचूड़ घोष जी से आपसे सवाल है कि नेताजी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ये गलतफहमी जिनको है वो बता सकते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। बट एक जो जैसे दिखाया गया है, उनका कैरेक्टर बिल्ड जैसे किया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंट टेक्स्ट बुक्स के थ्रू या फिर सरकारी कम्युनिकेशन के थ्रू, कि बहुत लड़ाकू हॉट हेडेड इंसान थे। उनका एक इमेज बना दिया गया कि घोड़े के ऊपर चढ़ के हाथ में तलवार लेके आ रहे हैं। Subhash Chandra Bose was not only that. Subhash Chandra Bose was a statesman, one of the most well-educated, brilliant scholar, politician. तो वो लगभग एक फिलोसोफर बोल सकते हैं। तो उस तरीके का सोच था, स्टेट्समैन थे। भारत के बारे में जो सोच था, उनको कांग्रेस के राष्ट्रपति, कांग्रेस के अध्यक्ष के हिसाब से उन्होंने भारत के लिए 50 साल तक आगे सोच रखे थे। तो जब वो राष्ट्र अध्यक्ष बने कांग्रेस के 1938 में, 1939 में, ये दोनों साल उन्होंने जो राष्ट्रपति के भाषण होते हैं, वो अगर कोई पढ़े तो उस वक्त जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे
वो आज भी रेलेवेंट है। तो वो 38 में बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के बारे में, फार्मर डेट के बारे में। ये 38 साल में वो बात कर रहे हैं कि 50 साल में भारत को आज़ाद करके किस तरह से डेवलप करेंगे। तो एक कंप्लीट, आप ये सोचिए कि एक इंसान भारत से बाहर जाते हैं अपने दम पे, पूरा इसके आंखों में, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के आंखों में धूल झोंक के कोलकाता से निकल के पहुंचते हैं, पेशोवर जाते हैं, काबुल जाते हैं, वहां से हेल्प लेके पहुंचते हैं मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन। ठीक है, हाथ में कोई है नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में एक प्लान है। वो प्लान लेके उनको इम्प्रेस करना है जर्मन गवर्नमेंट को, इटालियन गवर्नमेंट को, जो उस वक्त दुनिया पे छाए हुए हैं। हिटलर और मुसोलिनी वर रूलिंग द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो उनके जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो टॉप मिनिस्टर्स हैं, क्यों सुनेंगे ये इनकी बात? आधा घंटा 15 मिनट टाइम देंगे कि बताओ क्या बोलना है। उसी 15 मिनट में आपको इतना इंप्रेस करना है कि वो आपको डिप्लोमेटिक स्टेटस दे, पूरा मशीनरी दे दे, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने का फैसिलिटी दे, आर्मी रेज करने का मशीनरी दे दे। वो आप बनाएं, जर्मनी में बैठ के वो बनाएं गवर्नमेंट इन एग्जाइल, एक आर्मी रेज किया, इंडियन लीजन। बात जब वहां पे नहीं बनी, वहां से सबमरीन प्रोवाइड किया जर्मन और जापान गवर्नमेंट में, 90 दिन सबमरीन में बैठ के साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे। वहां जाके फिर से रीनेगोशिएट किया जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोजो के साथ, वहां पे फिर से सरकार बनाए, फिर से आर्मी रेज किया, उस आर्मी को रेज करके भारत तक आए, भारत के जमीन पर पहुंचे, लड़ाई किया। अंडमान निकोबार को हैंडओवर किया गया, उनको जापान ने हैंडओवर कर दिया कि आप एडमिनिस्टर करिए। तो जो इंसान इस तरह का काम, एक्टिविटीज किया है, वो कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी हमारे मोहल्ले का पॉलिटिशियन तो है नहीं। जिस तरह के पॉलिटिशियन हम देखने को आदी है वो भी नहीं है। तो ही वॉज अ कंप्लीट ऑल राउंड पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन हु हैड अ डेफिनेट विजन फॉर इंडियाज फ्यूचर। और ये कहानी जो बना उनकी मौत की, इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड एक्सरसाइज जो उनके द्वारा प्लान किया गया था जापानीज मिलिट्री के साथ। उसमें एक छोटा सा पॉइंट है, फिल्मों के हिसाब से बोलूँगा कि मैंने पुराने अखबार नोट देखे थे बहुत सारे, वो सर विल एग्री विद इट। पुराने ज़माने के अखबार देखे तो मुझे देख के लगा कि जो उस ज़माने के जो ऐड होते थे 40s में फिल्मों के, तो फिल्म एक्ट्रेस सर उस ज़माने में ना वो कैमरे को सीधा देखती नहीं थी करके, वो पुराने ज़माने कि सीधा क्यों दिख रही है, मतलब बहुत पुरानी बात है, आजकल के लोग समझ नहीं पाएंगे, बट इवन फिल्म एक्ट्रेस टू लुक ऑन दिस साइड हियर एंड देयर। उस जमाने में जब ये हालत है कि आप फिल्म वाले भी कैमरे को देखना अवॉइड करेंगे, उन्होंने लेडीज़ को बंदूक लेके खड़ा करके फॉर वट एवर इज वर्थ वो लड़ाई पुरानी यहाँ से ब्रिगेड खड़ी करी, एक साइकिल जो हमें करते करते आज हमें अभी तक हम वैसा नहीं कर पाए। तो ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम, एंड लाइक ही सेड कि वो जो इमेज बना दिया कि ही वॉज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन, नो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही न्यू व्हाट इज हैपनिंग। और उसी चीज़ को जब आप गुमनामी बाबा के फेज में लेके आते हैं तो एक के बाद बात उन्होंने बोला कि भारत में सड़कों का जाल, सड़कें नहीं है, सड़कों का जाल की बात करें, क्या क्या बात उन्होंने नहीं करी है जो आज हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने। 3 घंटा लग जाएगा। वो आपका ऑर्गेनिक खाने की बात गुमनामी बाबा कर रहा, ऑर्गेनिक खाना होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो ये सारी बातें जो हैं वो है कि, और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है, देश में आगे क्या घटनाक्रम घटेगा, कैसे राज होगा, चाइना से क्या प्रॉब्लम हो गया। मैं ये मान सकता नहीं कि आप लोगों को पता होगा कि वो चाइना में हैन चाइनीज डोमिनेशन क्यों है। हाँ नहीं, उसमें मत जाओ। मैं आपने अनुज से एक बात पूछा था, उसका मैं छोटा सा जिक्र करूंगा कि सरकार नहीं मान रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं पर सरकार नहीं मान रहे हैं। मेरा काउंटर सवाल सबसे, आपसे मतलब आपके थ्रू सबसे है कि जो सरकार बोलते हैं क्या आप सभी मान देते हैं? नहीं मानते ना। सरकार तो बोलते हैं हमारे देश में करप्शन नहीं है, हमारे सरकार ने इतना कुछ कर दिया है, कहीं पे करप्शन दिखा दीजिए। तो आप मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है सच्चाई क्या है। सरकार की क्लेम्स, कोई भी चीज सरकार बोले तभी वो सच होगा ऐसा तो है नहीं। इसीलिए हमें, हमारा एम बस इतना ही रहा है, जितने साल हम काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, कि जो फैक्ट्स है, जो एविडेंस है, हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। फैक्ट्स एंड एविडेंस वो अपने, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो वो हम जनता के सामने ले जाएंगे। और मीडियम, फिल्म एज अ मीडियम इज द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम, क्योंकि लोग मूवी देखना पसंद करते हैं। मैं 3 घंटे का लेक्चर दूंगा, कुछ लोग सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे, बट एक मूवी देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे, जब वो सोचते हुए घर जाएंगे। वो इम्पैक्ट जो होगा, यतिन जी जो एक्टिंग कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, उनका जो परफॉर्मेंस है,
वो उनके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल है ना, वो आंखों में देख रहे हैं। शक्ल दिखाई देती सामने। हाँ दिख रही है। तो ये बहुत इफेक्टिव है। ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी है हमारे देश में। एंड आई कांग्रेचुलेट द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजेश गुप्ता फॉर टेकिंग दिस अप एंड ब्रिंगिंग इट टू द कंप्लीशन। ये बहुत जरूरी था और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे इनिशिएटिव्स और आते रहेंगे, लोग उनको देख के इंस्पायर होंगे और भी मूवी बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।